नमस्कार। सोशल साइंस का एग्जाम बस आ ही गया है ना? और ये है हमारा फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन, जिसकी हम सबको इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए बिना एक भी सेकंड गंवाए फटाफट शुरू करते हैं। एग्जाम की टेंशन हो रही है? उसे कहिए अलविदा। अगले बस कुछ ही मिनटों में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के वो सबसे जरूरी सवाल दोहराएंगे जिनके बोर्ड्स में आने की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। यकीन मानिए, इसके बाद कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इतिहास से। ये वो 5 सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट को एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सत्याग्रह के विचार का आखिर मतलब क्या है? जरा सोचिए, इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स थे? तो सत्याग्रह को समझने के लिए ये 4 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, ये सत्य और अहिंसा पर टिका है। दूसरा, इसमें लड़ाई फिजिकल फोर्स से नहीं बल्कि मॉरल फोर्स से होती है, यानी जुल्म करने वाले के मन को बदलना है। तीसरा, गांधी जी इसे एक एक्टिव मूवमेंट मानते थे, पैसिव नहीं। और चौथा, इसका पहला सफल इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ये चारों पॉइंट्स जवाब में होने ही चाहिए। अगला सवाल, साल 1919 का रॉलेट एक्ट, आखिर भारतीय इसके इतने खिलाफ क्यों थे? क्या वजह थी? देखिए, रॉलेट एक्ट एक बहुत ही दमनकारी कानून था। इसने ब्रिटिश सरकार को इतनी पावर दे दी थी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई केस चलाए 2 साल तक जेल में बंद कर सकती थी। ये तो सीधे सीधे हमारे नागरिक अधिकारों का हनन था। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया और पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध हुआ। अब आते हैं उस सवाल पर जो लगभग हर बार एग्जाम में आता है। गांधी जी ने इतने बड़े असहयोग आंदोलन को अचानक वापस क्यों ले लिया? इसकी सबसे बड़ी वजह थी 1922 की चौरी चौरा की घटना। हुआ ये कि वहाँ एक भीड़ हिंसक हो गई और उसने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। गांधी जी के लिए तो अहिंसा सबसे जरूरी सिद्धांत था। जब ये हिंसा हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने आंदोलन को तुरंत रोक दिया। उन्हें लगा कि लोगों को अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है। ये जो तस्वीर है ना, ये ऐतिहासिक दांडी मार्च की है। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल यह है कि ये आंदोलन पिछले आंदोलन से अलग कैसे था? चलिए देखते हैं। तो सवाल ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग कैसे था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिसमें दोनों की तुलना करनी होती है, तो इसे ध्यान से समझिए। यह सबसे बड़ा अंतर समझना है। असहयोग आंदोलन का मतलब था अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, जैसे स्कूल कॉलेज छोड़ देना, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनना। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन एक कदम आगे था। इसमें सहयोग न करने के साथ साथ अंग्रेजों के बनाए गलत कानूनों को जानबूझकर तोड़ना भी शामिल था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दांडी मार्च में नमक कानून को तोड़ना। चलिए अब फटाफट आते हैं भूगोल पर। यहाँ से हम कुछ और बहुत ही जरूरी सवाल देखने वाले हैं। तैयार? पहला जरूरी टॉपिक है संसाधनों के प्रकार। एकदम सिंपल है, याद रखिए, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल, जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। और अननवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल, जो लाखों सालों में बनते हैं और खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोल। इसलिए इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। भारत में पानी की कमी क्यों एक इतनी बड़ी समस्या है? इसके 4 मुख्य कारण याद रखने हैं। पहला, बढ़ती आबादी जिससे पानी की मांग बढ़ रही है। दूसरा, खेती और इंडस्ट्रीज में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। तीसरा, बारिश का असमान वितरण, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। और चौथा, प्रदूषण, जिससे साफ पानी और भी कम हो रहा है। ये चारों पॉइंट्स एकदम पक्के कर लीजिए। रबी और खरीफ फसलों में अंतर, ये सवाल तो लगभग हमेशा ही पूछा जाता है। बस इतना याद रखना है, रबी यानी विंटर की फसल जैसे गेहूं और चना, और खरीफ यानी मानसून की फसल जैसे चावल और कपास। सिंपल। आधारभूत उद्योग या बेसिक इंडस्ट्री क्या है? इसका सीधा सा मतलब है वो इंडस्ट्री जो बाकी सभी इंडस्ट्रीज का बेस है, उनका आधार है। मतलब इनके प्रोडक्ट्स बाकी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा और इस्पात उद्योग। अरे भाई, बिना लोहे के न मशीनें बनेंगी, न गाड़ियां और ना ही घर। अब बारी है सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र की। इसमें हम डेमोक्रेसी और गवर्नेंस से जुड़े कुछ बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई?
देखिए, इसके पीछे कई कारण थे, पर सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों के खिलाफ हमारा साझा संघर्ष। जब अलग अलग ग्रुप्स ने एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उनमें अपने आप एकता की भावना आई, और इस भावना को भारत माता की तस्वीर जैसे सिंबल्स और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने और मजबूत कर दिया। एक लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है? उनका काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, वो देश के लिए नीतियां और कानून बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, और जो पार्टी हार जाती है वो विपक्ष बनकर सरकार पर नजर रखती है, जो बहुत जरूरी है। साथ ही वे पब्लिक ओपिनियन बनाने का भी काम करते हैं। इनके बिना डेमोक्रेसी चल ही नहीं सकती। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर, इकोनॉमिक्स। इसमें हम अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स से जुड़े कुछ बहुत जरूरी टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है, संगठित यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां जॉब सिक्योरिटी, फिक्स सैलरी और छुट्टी जैसे फायदे होते हैं, जैसे एक ऑफिस का कर्मचारी। जबकि असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब कुछ नहीं होता, जैसे एक दिहाड़ी मजदूर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भारतीय उद्योगों के लिए एक सुनहरा मौका कैसे बन गया? हुआ ये कि ब्रिटेन की सारी मिलें लड़ाई का सामान बनाने में बिजी हो गईं, तो वहां से आने वाला कपड़ा और दूसरा सामान बंद हो गया। इससे भारतीय मिलों को पूरे घरेलू बाजार पर कब्जा करने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, उन्हें सेना के लिए जूट की बोरियां और कपड़े बनाने के भी बड़े बड़े ऑर्डर मिले, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज में एक जबरदस्त बूम आ गया। तो ये थे हमारे चारों सब्जेक्ट्स के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल। अब आखिर में एग्जाम के लिए कुछ फाइनल टिप्स और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्जाम हॉल में बस इन 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से पढ़ना। दूसरा, टाइम को अच्छे से मैनेज करना। तीसरा, शांत रहना, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी है। और चौथा, जहां भी हो सके अपने जवाब पॉइंट्स में लिखना, इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। तैयारी पूरी है, अब बस खुद पर विश्वास रखना है। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सब बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट।